लेकिन पहले जो मैंने सवाल पूछा है कि पानी की समस्या है, कांग्रेस लाइट की समस्या है, बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ रही है, शिक्षा विभाग में है वो कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस क्यों बात कांग्रेस नहीं कर रही? आप ऐसा सुनिए, देखिए ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है मुझे बताओ। ईसीआई की नियुक्ति मैं आपको बता दूंगा, कैसे बताओ, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब मैं दो। पूछ रहा हूँ ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है। सुनिए भाई साहब, ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है। मैं ईसीआई की नियुक्ति आपको बताता हूँ, बताओ ना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय जयपुर में और हमारे साथ है मनीष यादव। ये मीटिंग ओबीसी विभाग की मीटिंग थी, इसके बारे में थोड़ा सा आप। आज ओबीसी विभाग की प्रदेश की जो संगठनात्मक बैठक थी उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की, आदिवासी की बात करते हैं, मूल रूप से ओबीसी की जो विषय में राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे इस देश में, भले ही जातिगत जनगणना की बात हो, भले ही ओबीसी को जो लंबे समय से ओबीसी मुख्य धारा से वंचित है, भले ही वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो या कोई भी विषय में, भले ही वो हमारी सरकारी नौकरी की बात हो, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का एक सपना है और राहुल गांधी जी का आंदोलन सामाजिक न्याय का जो मूवमेंट है उसको लेकर के जो हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो जिम्मेदारी सब लोगों को ओबीसी जो हमारी विभाग है, कमेटी है, उसमें मिली है, उन सब लोगों की आज बैठक थी। मूल रूप से 14 तारीख को जो महारैली दिल्ली में आयोजित होने जा रही है और मोटे तौर पर जो वोट चोरी का जो सीधा चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो बीजेपी ने खेल किया है और उसके आधार पर वो सत्ता में आए हैं, उसके विपक्ष में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में 14 तारीख को होने जा रहा है। उसमें ओबीसी विभाग की अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में जो ओबीसी विभाग के जो बड़े मुद्दे हैं, जो हमारे जो न्याय की बात है, हमारे जो मुद्दों की बात है, हमको जो हक अधिकार मिलने चाहिए, उसको लेकर के संगठनात्मक बैठक में चर्चा होनी है। और वही चर्चा आज हमारे यहाँ इस बैठक में, हमारे आज इस कार्यक्रम में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली भी आए हैं। तमाम नेता और प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मोटे तौर पर जो सही तरीके से जो मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक न्याय का जो इस देश में शुरू से जो संघर्ष रहा और उसमें राहुल गांधी जी ने मुखरता से लोकसभा में जो बातें सामाजिक न्याय की उठाई है, तो वो कांग्रेस संगठन का जो ओबीसी विभाग है वो उस आंदोलन को हमेशा जारी रखेगा और ओबीसी के साथ न्याय हो, ओबीसी को हर जगह पर उनका हक अधिकार मिले, उसको लेकर के हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की ऐसी विचारधारा रही है जो पीड़ित, वंचित, शोषित और पिछड़े लोगों की हमेशा पैरवी करती है और निश्चित रूप से आज एक मजबूत टीम राजस्थान में बनी है, उसी की पहली संगठनात्मक बैठक यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं, आप लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, अब एसआईआर के आंकड़े सामने आ चुके हैं, 100% एसआईआर हो चुका है और जो बीएलओ है या फिर ग्राउंड पे हम जितनी बातें सुन रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई वोट चोरी नहीं हुई है, ना वोट है वो अलर्गन है, वो वोट नहीं कटे हैं। ये आप अभी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जो काम हमारे बीएलएज ने राजस्थान में राजनीतिक तौर पर जो षड्यंत्र चुनाव आयोग के साथ मिलकर के पूरे देश में बीजेपी करना चाह रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से करी, 12 राज्यों में एसआईआर अभी चल रहा है, लेकिन हमारे बीएलएज ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उस काम को, उस षड्यंत्र में जो बीजेपी करना चाहती थी, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के करना चाहती थी, उसको हमने नहीं करने के लिए हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। अभी एसआईआर का जो फर्स्ट फेज है वो 11 तारीख तक है। हम ये मानते हैं कि एसआईआर के आधार पर बीजेपी किसी भी तरीके से किसी भी गली निकाल करके हमारे ऐसे मतदाताओं को बाहर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का मतदाता मुस्तैदी से खड़ा है। मेरी बात आप कंप्लीट करने दीजिए। मुस्तैदी से खड़ा है और हम सब पूरी ताकत से, मजबूती से हमारे एक एक मतदाता की लड़ाई लड़ेंगे। उसको किसी भी हाल में जो ये लोग चाहते हैं षड्यंत्र रच करके, हम उसको बाहर नहीं होने देंगे। राजस्थान की साक्षरता दर है वो 70% थी 2011 की जनगणना के हिसाब से, अब लगभग 75 से 80% के बीच है। क्या कांग्रेस को अब भी लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी राजस्थान का एक युवा वोट चोरी होने देगा? देखिए, वोट चोरी का एग्जाम्पल जो है, उदाहरण है, बेंगलोर, कर्नाटका ऐसा स्टेट है जो आईटी का क्षेत्र हो, बहुत सारा क्षेत्र उसमें मेरे ख्याल से बहुत आगे है। उसके बाद भी महादेवपुरम एक जो सीट है, वहाँ पर किस प्रकार से वोट चोरी का जो पूरा उदाहरण देश के सामने राहुल गांधी जी ने पेश किया। तो चुनाव आयोग का जो जिस प्रकार का षड्यंत्र रहा है, आपने बिहार में देखा होगा, बिहार में ऐसे कई जो जिनको मृत साबित कर दिया वोटर लिस्ट में एसआईआर के बाद, वो लोग राहुल गांधी जी से मिले।
तो एसआईआर के आधार पर बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर के जो खेल करना चाहती थी, उसका आप ये मान सकते हैं कि देश में हमारा जो साक्षरता का दर राजस्थान में बढ़ रहा है, अच्छी बात है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बीजेपी का जो षड्यंत्र है वो ऐसा षड्यंत्र ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं कि बीजेपी का जो काम और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो फेयर काम नहीं है, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है और वो षड्यंत्र के आधार पर भले ही वो ईसीआई का हमारी नियुक्ति की बात हो, ईसीआई के जो रूल्स थे, शायद आपको जानकारी होगी ईसीआई किस तरीके से बनाया गया, अगर आपको जानकारी है तो मेरे हिसाब से आप इसको बता पाएंगे कि देश में किस तरीके से कानून नियम बदल करके देश में ईसीआई की नियुक्ति की गई। तो इन सारी बातों को देखने से लगता है कि बीजेपी अपने षड्यंत्र को करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट चोरी का ही मुद्दा क्यों उठा रहा है? राजस्थान में अगर मैं बात करूं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और अगर मैं बात करूं बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा मंत्री के लेकर शिक्षा पे है वो काफी समस्याएं, लेकिन कांग्रेस उसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रही है कभी? कांग्रेस सदन में, मैं विधायक हूं, सदन में लड़ाई लड़ती है। मैं आपको अभी टोकूंगा तो आप शायद ईसीआई की जो नियुक्ति है उसमें क्या फेरबदल किया है आप बताएंगे जरा? नहीं, मैं आपसे पूछ आप रहा पत्रकार है जी, बिल्कुल पढ़े लिखे पत्रकार। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईसीआई की नियुक्ति को लेकर के क्या नियम है? ईसीआई की नियुक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। पहले आप वोट चोरी सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि वो आप वोट चोरी के लिए मुद्दा उठा रहे हो। वोट चोरी का मुद्दा, लेकिन आपका जो इलाका, मेरा नाम हरि है, आप सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, आप ऐसा सुनिए, देखिए ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है मुझे बताओ? ईसीआई की नियुक्ति मैं आपको बता दूंगा, कैसे बताओ? लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब मैं दो। पूछ रहा हूँ ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है? सुनिए भाई साहब, ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है? मैं ईसीआई की नियुक्ति आपको बताता हूँ, बताओ ना। लेकिन पहले जो मैंने सवाल पूछा है कि पानी की समस्या है, कांग्रेस लाइट की समस्या है, बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ रही है, शिक्षा विभाग में है वो कोई भी काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस क्यों बात कांग्रेस नहीं कर रही है? पार्टी, कांग्रेस का एक एक नेता सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहा है। जी जी, हम वो तमाम मुद्दे विधानसभा में उठा रहे हैं, तमाम मुद्दे जनता में उठा रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का जो मूवमेंट है वो कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको उस पर बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वोट चोरी का मुद्दा की बात अब आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप सवाल करना जान रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं पहले आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने जवाब दे दिया, आपने बताया की बात नहीं होती आपने, बिजली की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आप मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं पूछ गलत रहा हूँ बात। सवाल। ईसीआई की नियुक्ति कैसे होती है आप पत्रकार बताइए। आप मेरे को ये बताइए, पहले जो मैंने आपको सवाल ऐसे पूछा, नहीं होता। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार मनीष यादव है वो बेरोजगारी और लाइट पानी की जो समस्या पे हमने जब सवाल पूछा यहाँ पे, तब वो जवाब नहीं दे पाए। जनता की परेशानी को लेकर जब सवाल पूछने लगे तब कांग्रेस विधायक इंटरव्यू छोड़कर ही भाग गए। आप देख सकते हो कि किस प्रकार मनीष यादव इंटरव्यू छोड़कर है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं।